नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप एक यंग एडवोकेट हो, लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, आप कोई भी कानून से जुड़ी हुई कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर मैं कैसे केस फाइल किया जाता है और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शुरू से लेके आखिर तक हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के कोर्ट में जब हम जमा करने के लिए फाइलिंग काउंटर में जाते हैं तो वो हाथ में हमारे कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन से वेरिफिकेशन होने चाहिए और वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो समझ में आएगी। अब ये वीडियो छोटी हो या बड़ी हो उससे मैटर नहीं करता है, बट ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक सेकंड इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको कहानी बता देता हूं कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है वो क्या परेशानी लेके आया है और हम कोर्ट में वो परेशानी के रिगार्डिंग सूट फाइल करने वाले हैं, साथ में हम एक एप्लीकेशन भी फाइल करने वाले हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कहानी को समझते हैं। हमारे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट के द्वारा बोला जा रहा है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी में एक रहता है और प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी में वो रहता है वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब वो उसकी प्रॉपर्टी कैसे है ये हम पूछेंगे तो वो बताएगा कि वकील साहब मेरे पास या सेल एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे या तो मैं रह रहा हूं या मेरे पास ओनरशिप है या मेरे को पोजेशन लेटर है या इनहेरिटेंस के तौर पे मेरे को प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों से मिली हुई है या मेरे रिश्तेदार ने किसी ने ट्रांसफर करी है। ऐसा कोई मेरे पे एक डॉक्यूमेंट है। साथ ही में वकील साहब मैं जो है बिजली का बिल मैं भरता हूं, ठीक है, पानी का बिल मैं भरता हूं, हाउस टैक्स मैं भरता हूं, मेरे नाम पे भरे हुए हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति है डिफेंडेंट और वो मेरी प्रॉपर्टी पे जिस पे मैं रहता हूं अपने परिवार वालों के साथ में, और उस प्रॉपर्टी जिस पे मैं रहता हूं वो अपना पैसा खर्च करके मैंने वो प्रॉपर्टी अपनी खड़ी करी है, इमारत मैंने खड़ी करी है, अपना एक एक रुपया खर्च करा है मैंने उस इमारत को बनाने के लिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट जो है वो आया था 10 अक्टूबर 2025 को, उसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करी, मेरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश करी, मेरे घर वालों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करी। वो तो अच्छा है कि जो मेरे पड़ोस वाले हैं उन्होंने डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट के कुछ गुंडों को या डिफेंडेंट अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके आया था। वो तो बहुत अच्छा है कि मेरे पड़ोस वालों ने आपस में एकदम आ गए और डिफेंडेंट को और उसके जो गुंडे थे उनको भगा दिया। बट डिफेंडेंट ने मुझे धमकी दी है कि वो दोबारा आएगा और मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। तो वकील साहब अब आप मुझे इस दुविधा से बचाइए। अब हम एज एन एडवोकेट ये सारी बातें सुनने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमारे को क्या सूट फाइल करना है, परमानेंट इंजंक्शन का, कि हम जो है कोर्ट से अपना सूट फाइल करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि जज साहब आप हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड उसके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग हम सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करने वाले हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब डिफेंडेंट के पास मतलब कोई भी अधिकार नहीं होगा, डिफेंडेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो प्लेंटिफ को घर से बाहर निकाल सके, उसको धमकी दे सके वगैरह वगैरह। ये है हमारा सिविल डिस्प्यूट परमानेंट इंजंक्शन का जो हम फाइल करने वाले हैं। अब जब सूट की बात आ रही है तो यह सूट फाइल करने के बाद में फैसला जो आता है वो तो सालों लग जाते हैं, सिविल वैसे ही केस है। अब इसके अंतर्गत हमारे को अभी अर्जेंटली एक रिलीफ भी तो चाहिए होगी ना। अब डिफेंडेंट जो है वो तो सूट फाइल करने के बाद उसके अगले दिन आ जाएगा प्लेंटिफ को परेशान करने के लिए, धमकी देने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए, इलीगल पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए, एडवर्स पोजीशन अपना बनाने के लिए। तो इन द मीन टाइम जो भी सूट चल रहा है, हम परमानेंट इंजंक्शन का अपना सूट फाइल कर रहे हैं, उसका जो भी फैसला आगे चल के आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम जज साहब यहाँ पे तो रहना मुश्किल हो चुका है, डिफेंडेंट जो है परेशान कर चुका है प्लेंटिफ को। तो ऐसे केस में जज साहब के सामने हमारे को एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, साथ में सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी क्या बात करता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सभी कोर्ट्स के पास 151 के अंदर सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स होती हैं। यही अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करूं तो वो केवल हाई कोर्ट के पास होती है। अगर मैं बीएनएसएस के सेक्शन की बात करूं 528 आई गेस बीएनएसएस का सेक्शन है जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। लेकिन हम सिविल केस फाइल कर रहे हैं तो 151 सेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे और ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग करते हुए हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो टेम्परेरी इंजंक्शन को मांग करने के लिए सबसे पहले परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करना जरूरी होता है, ये बात को याद रखना। प्रॉपर्टी के अगर मैं मामलों की बात कर रहा हूं तो इसीलिए हम पहले सूट फाइल करते हुए साथ में एप्लीकेशन भी लगा देंगे कि जैसा आप जो सूट डिसाइड करोगे उसका मामला सुनोगे वो सुनते रहना, बट इन द मीन टाइम टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दो प्लेंटिफ के बिहाफ पे, ताकि डिफेंडेंट जो है कल को भैया आके तबाही ना मचा दे।
इसी वजह से। तो ये पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एज एन एडवोकेट का काम शुरू होता है। सबसे पहले तो ये मैंने एक छोटा सा 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पूरी जब फाइल बनाएंगे ना, कोर्ट फाइल जब हमारी बनेगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके एक लाइन से होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, खत्म, बिल्कुल प्रॉपर सूट है आपका। प्रॉपरली आप फाइलिंग काउंटर में जाओगे, आपका सूट अपना इंस्टीट्यूट हो जाएगा, फिर अपनी हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होगा, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, कोई ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिफेंडेंट के द्वारा नहीं मूव करी जा सकेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम पहले शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक इंडेक्स अपना प्रिपेयर करना है, जिसमें सारी बातें आएंगी। वो तो पहला पेज होगा। उसके बाद में आपका अगला कदम क्या होगा, आपको अपनी प्लेंट तैयार करनी है। ठीक है, फिर प्लेंट तैयार करने के बाद में प्लेंट के अंदर जो बातें आपने लिखी है, कहानी जो लिखी है, वो आपको एफिडेविट के जरिए एक एफिडेविट अपना तैयार करना होगा। फिर इसके बाद आपको अपना वकालतनामा लगाना होगा। इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बताया था क्या कि हर एक छोटा से छोटा एप्लीकेशन भी कोर्ट में मूव करी जाती है ना, तो उसके साथ में वकालतनामा तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो वकालतनामा भी आपको लगाना पड़ेगा कि इस पूरे केस का वकील कौन है जी, मैं हूं। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने क्या कहा था कि एप्लीकेशन भी लगानी है, तो एप्लीकेशन का अलग पॉइंट बनाओगे। फिर एप्लीकेशन के बाद जो भी आप एफिडेविट लगाओगे कि जो मैं बात एप्लीकेशन में लिख रहा हूं वो सच है, झूठ नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएंगे भाई, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, जैसे प्लेंटिफ कह रहा है ओनर है, तो किस बेसिस पे ओनर है, तो कोई तो रजिस्ट्री होगी या पोजेशन लेटर होगा या एग्रीमेंट टू सेल हो, कुछ भी होगा, वो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे। और वो जो प्रॉपर्टी आपकी कहां पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ वाला जो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो कौन सी व्यक्ति के प्रॉपर्टी से टच होता है, साउथ वाला कौन से टच होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साइड प्लान आपको लगाना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है वो एक्चुअल में वही प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि सूट कोई और प्रॉपर्टी का फाइल कर रहे हो, डिस्प्यूट कोई और प्रॉपर्टी का, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कोर्ट के अंदर, तो एट द एंड सूट डिसमिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो साइड प्लान आपको लगाना पड़ेगा, एनेक्सर्स लगाने पड़ेंगे, ये जहां पे आप लगाओगे। ठीक है, इसकी और प्रॉपर्टी की फोटो खींच के फोटोग्राफ भी लगाओगे। ये सारी बातें आपको एनेक्सर्स के जरिए लगानी होती है। और एट द एंड जो प्लेंटिफ है उसका आईडी प्रूफ और कोर्ट फीस की रिसिप्ट। ठीक है, अब कोर्ट फीस कितनी लगेगी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा मामला क्या है, हमारा सूट क्या है, ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम सूट कौन सा फाइल करने वाले हैं, परमानेंट इंजंक्शन का। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे सेक्शन बताइएगा कि परमानेंट इंजंक्शन अगर हमें चाहिए होता है तो कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से कानून के तहत हम लिखते हैं। याद रखना, प्लेंट के अंदर कभी भी वो नहीं आते सेक्शन धारा कि जज साहब इस धारा के तहत मेरे को ये वाली रिलीफ आप ग्रांट करो। अरे भाई वो जज साहब है। और प्लीडिंग्स के रूल्स अगर आपने पढ़े होंगे, ऑर्डर नंबर 6, ऑर्डर नंबर 7, तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कभी भी लॉ, कभी भी सेक्शन प्लेंट के अंदर मेंशन करना नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, चलो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे को इंडेक्स तो बनाना है, वो तो अब बने गई। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमारे को प्लेंट बनानी है। तो मैंने आपको पहली वाली जो हमारी वीडियो थी, ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, कौन सी कोर्ट में जा रहे हैं हम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जज साहब का नाम भी लिखना होता है। हालांकि मैंने जज साहब का नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है जज साहब का नाम भी लिखना है और डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट के आपका जुरिडिक्शन पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी साथ में लिखना है, जज साहब का नाम भी लिखना है, फिर लिखना है 30,000 कोर्ट दिल्ली, याद रखना। और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता होगा, जिस कोर्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम होता है, ये बेसिक बात है, आपको कोई बताता नहीं है। और पूरी वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा गौर से समझिएगा। सबसे पहले सूट नंबर तो कोर्ट फाइलिंग काउंटर के बाद ही, फाइल होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लेंटिफ का नाम लिखते हैं। ठीक है, हम प्लेंटिफ हैं, हम प्लेंटिफ के बिहाफ पे केस फाइल कर रहे हैं। उसका फादर का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड लिखना है। ठीक है, और पिन कोड यहाँ भी लिख दो, यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद वर्सेस, यहाँ पे हमने प्लेंटिफ लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला कदम है डिफेंडेंट, किसके खिलाफ, कौन हमारे साथ जो हमारे प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम डिफेंडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड दिल्ली, और डिफेंडेंट, यहाँ पे हम डिफेंडेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कानून की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सीपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 15 आप अगर पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 16 सीपीसी का पढ़ते हो ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अब ये दिल्ली के अंदर सूट क्यों हम फाइल कर रहे हैं, कहीं और कोई क्यों नहीं फाइल कर रहे। डिफेंडेंट अगर मान लेते कहीं और का रहने वाला है, तो हमारे पे अधिकार है क्या, हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली में है। ठीक है, प्लेंटिफ रहता दिल्ली में है, डिफेंडेंट जो है मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो मैं क्या, ये सूट जो है, जो प्रॉपर्टी दिल्ली की है लेकिन डिफेंडेंट उत्तर प्रदेश से आया था कब्जा करने के लिए, तो क्या दिल्ली में सूट फाइल करेंगे या उत्तर प्रदेश में सूट फाइल करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 16 जरूर पढ़िएगा सीपीसी के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम ड्राफ्टिंग समझ रहे हैं, कानून नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। अब यहाँ पे हम अपने फैक्ट्स लिखना शुरू कर देंगे, सिंपल काम है ये, कुछ इसके अंदर आपको और सोचने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मैं प्लेंटिफ हूं, मेरा लॉफुल पोजीशन है, पीसफुल पोजीशन है, सेटल्ड पोजीशन है, प्रॉपर्टी का बियरिंग नंबर और सिचुएटेड, जो सिचुएटेड है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करो, यहाँ पे फुल आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो प्लेंटिफ है वो अपनी फैमिली के साथ आप कितने सालों से रह रहे हो, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, जितने भी टाइम से रह रहे हो, यहाँ पे आपको ईयर लिखना है। ठीक है, और जो मैंने ये घर का कंस्ट्रक्शन करा है अपने पैसों से करा है, जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, जो प्लेंटिफ ने हमें बताई थी,
उसके बाद प्लेंटिफ के पास ये पोजीशन आया कैसे, या तो भाई कोई रजिस्टर्ड सेल डीड होगी, ठीक है, या जनरल पावर ऑफ अटर्नी, या एग्रीमेंट टू सेल, या पोजीशन लेटर, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके प्लेंटिफ भाई आपके फेवर में जो एग्जीक्यूट हुआ है, वो तारीख कौन सी है डॉक्यूमेंट की, वो डॉक्यूमेंट की तारीख लिखोगे और वही डॉक्यूमेंट आपको एनेक्सर्स में अटैच भी करना है, जो आगे चल के हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में फोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल हालांकि कोर्ट मंगा लेता है बाद में, ठीक है, हालांकि अभी हम फाइलिंग के टाइम पे तो अपना ओरिजिनल लगा दो आप, ठीक है, ओरिजिनल भी लगा सकते हो, ठीक है, हालांकि ओरिजिनल भी वही हमारी सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी लगा देना, लगा सकते हो। उसके बाद में प्लेंटिफ जो है जो प्लेंटिफ है वो पे करता है हाउस टैक्स भी अपने पैसों का करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस वगैरह वगैरह, ये एविडेंस के रूप में आपको अटैच भी करने हैं, नेक्स्ट में आपको लगाने हैं, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ वो सारे बिल्स भी अटैच करेगा और वही पे करता है। इससे एक तरह से हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हमारी जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ के नाम पर ही है, प्लेंटिफ लॉफुल ओनर ही है, हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, एक बात हमारे दिमाग में आ जाएगी, हालांकि याद रखना अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताऊंगा, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइटल प्रूव करने की बात नहीं है, हम सूट फाइल टाइटल के रिगार्डिंग नहीं कर रहे कि जैसा ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करी जाए, ये वाला सूट नहीं है, जैसा हमारे नाम पर ही है, बट हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है ना डिफेंडेंट, वो मेरे पीसफुल पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको बोलो कि वो मेरे पीसफुल पोजीशन को, मेरे को धमकी वगैरह ना दे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाने के लिए, ये मामला है हमारा, ना कि ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ये वाला मामला है। तो हम ये प्रूव नहीं कर रहे, बस हम ये जस्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसके पास कोई राइट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, और डिफेंडेंट जो है ना मसल पावर मतलब गुंडे वगैरह लेके आया था और वो जो है इंटरफेयर कर रहा है अनलॉफुल तरीके से जो मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की उसने कोशिश करी है। अब कौन सी तारीख को, मैंने क्या बताया था, 10 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, 10 अक्टूबर 2025 को आप तारीख लिखोगे कब आपके घर में आया था डिफेंडेंट परेशान करने के लिए वगैरह वगैरह, तो आप पूरी कहानी छोटे से क्रक्स में लिखनी है, ऐसे नहीं पूरी कहानी लिखोगे, रात का समय था, सुबह का समय था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ब्रीफ में लिखना है आपको कि प्लेंटिफ जो है धमकी, डिफेंडेंट जो है धमकी देने लगा, और वो तो अच्छी बात है कि मेरे जो पड़ोस लोग हैं उन्होंने इंटरवीन करा, मैं साइड हो जाता हूँ, आपको लगे कि सर आप दिखाई तो देने का, ठीक है, इंटरवीन करा मेरे पड़ोस लोगों ने, और इसी वजह से डिफेंडेंट जो है मेरे को ओपनली धमकी देके गया है कि मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए वगैरह वगैरह। अब प्लेंटिफ को एप्रीहेंड करता है डिफेंडेंट कि मैं दोबारा आऊंगा, और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब वही है धमकी देके मैं जान से मार दूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। हालांकि जान से मार दूंगा या धमकी देना या ऐसे आपको धमकी देना प्रॉपर्टी छीनने की, तो ये तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी चार्ज बनता है, हाँ है ना, तो क्रिमिनल मुद्दा भी बनता है। तो यहाँ पे आपकी समझदारी क्या है कि प्लेंटिफ भाई आपको सीधा, जब ये आपके साथ हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा, तो आप सीधा भागे भागे जाओ, एक पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा दो, हालांकि पुलिस कोई एक्शन ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन एक पुलिस कंप्लेंट जरूर लगा दो। क्यों? वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी हम अटैच करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारे को धमकी मिली तो तुमने कोई कार्रवाई शुरू करी थी या सीधा मुंह उठा के तुम सिविल कोर्ट में आ गए, ठीक है। तो अगर ये तुम पुलिस कंप्लेंट भी करोगे ना तो इससे थोड़ा सा केस और स्ट्रांग बनता है, याद रखना। तो जज साहब का आपके फेवर में थोड़ा सा और कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद और कहानी हम क्या लिखेंगे कि जो प्लेंटिफ है उसने सबमिट करा है कि डिफेंडेंट जो है कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो आए और सीधा मेरे को धक्के मार के मेरी प्रॉपर्टी से मुझे बाहर निकाल देगा वगैरह वगैरह। और ये जो कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ था 10 अक्टूबर 2025 को, जिसमें डिफेंडेंट ने पहली बार मेरे कंटिन्यूइंग पोजीशन को या मेरे पीसफुल पोजीशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और अब ये 9 और 10 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पॉइंट तो हर एक सूट में जब भी आप फाइल करने जा रहे हो हमेशा मेंशन करना है। अगर ये पॉइंट मेंशन नहीं है आपकी प्लेन रिजेक्ट है, याद रखना। वो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के 6 पॉइंट होते हैं ना रिजेक्शन ऑफ द प्लेन के, कि कॉज ऑफ एक्शन अगर डिस्क्लोज ना करा हो, अंडर वैल्यू सूट करा हो, वैल्यू तो ठीक हो लेकिन इनसफिशिएंट स्टैंप हो, बार्ड बाय लॉ हो, या डुप्लीकेट में फाइल ना करा हो, ठीक है, या आपने जो जितने डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपीज आपने सबमिट ना करी हो, तो ये ग्राउंड्स होते हैं। तो याद रखना यहाँ पे अगर जुरिडिक्शन की बात अगर आपने नहीं मेंशन करी हुई है, ठीक है, तो आपकी प्लेंट रिटर्न होगी अनलेस एंड अनटिल आपकी रिजेक्ट भी होगी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कोर्ट को बताएंगे जज साहब, जब ये सूट आपके सामने हम फाइल करने आ रहे हैं ना, वो इसलिए फाइल करने आ रहे हैं क्योंकि जज साहब आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, और ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ने के लिए बोला था, सेक्शन नंबर 16। हालांकि सेक्शन नहीं लिखते प्लेंट में, वो तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, कि जब ये पढ़ रहे हो ना कि दिल्ली में क्यों सूट फाइल कर रहे हैं, अगर डिफेंडेंट कहीं और रहने वाला होगा तब क्या करेंगे, तो सेक्शन 16 सीपीसी हमें पढ़ना पड़ता है, ये बात को याद रखना थोड़ा। हालांकि 16 से लेकर 21A तक पढ़ लोगे तो और ज्यादा बेहतरीन जानकारी आ जाएगी। अगर इसके साथ में आप अगर सेक्शन नंबर 99 भी पढ़ लोगे, ठीक है, और अच्छी जानकारी आ जाएगी। 99 के साथ में हमें सेक्शन नंबर 21 पढ़ते हैं सीपीसी का, तो और थोड़ा सा आपको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में थोड़ा और जानकारी अच्छी आ जाएगी, याद रखना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कानून नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं, याद रखना,
ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जैसा आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो सिचुएट करती है वो आपकी ही टेरिटोरियल लिमिट के अंदर सिचुएट करती है, विद इन दिल्ली सिचुएट करती है, इसीलिए हम जज साहब आपके पास सूट फाइल करने के लिए आए हैं, ताकि ये जज साहब को भी पढ़ने के बाद एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ ये सूट मेरे पास ही मेंटेनेबल है, कोई दूसरी कोर्ट में जाने लायक नहीं है, रिटर्न ऑफ प्लेंट का मामला नहीं बनता है, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 का मामला नहीं बनता है। ठीक है जी, इसके बाद में अब आ जाती है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अब ये पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो होती है, इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 6 सीपीसी का पढ़ना पड़ता है। इसके बाद में कोर्ट फीस एक्ट 1870 पढ़ना पड़ता है, प्लस दिल्ली हाई कोर्ट के अपने रूल्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। ये सारी जानकारी के बाद ही हमें पता लगती है कि एक्चुअल में हमारी कोर्ट फीस क्या लगती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी वाली बात समझिएगा एक वकील होने के नाते। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोर्ट फीस के लिए ना हमारा सूट कौन सा है, परमानेंट इंजंक्शन का। क्या हमारा सूट पोजीशन का है कि जैसा मुझे पोजीशन दिलाया जाए? नहीं, पोजीशन तो मेरे पास ही है भाई, सामने वाला बंदा मेरे पोजीशन को छीनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि परमानेंट इंजंक्शन की हमेशा याद रखना कोर्ट फीस 13 रुपए के करीब होती है, जो स्टैंप लगती है प्लेंट के ऊपर, जो स्टैंप लगेगी कोर्ट फीस की। ठीक है, और 200 रुपए की आपकी कोर्ट फीस लगती है। ठीक है, ये जीवन में हमेशा याद रखना। लेकिन अगर हम जो है बात करें कि जैसा आप जो है ना परमानेंट इंजंक्शन भी ग्रांट करो और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है ये भी ग्रांट करो, तो वैसे केस में आप जो है टाइटल कह रहे हो कोर्ट को डिक्लेयर करने के लिए, तो अब इस केस में यहां पे जो कोर्ट फीस की जो वैल्यू है ना वो एकदम बढ़ जाएगी। वो एड वोलेरम के तौर पे आपकी कोर्ट फीस लगती है कि जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके बेसिस पे आपकी कोर्ट फीस डिसाइड करी जाती है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग थोड़ा हालांकि करते क्या है कि कोर्ट फीस ना कोर्ट फीस बचाने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएंगे 50 लाख रुपए, क्योंकि अब 2 करोड़ बता दी तो 2 करोड़ पे कोर्ट फीस लगेगी। अब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख लगा दी तो 50 लाख पे, क्योंकि एक बात बताओ ना, प्लेंटिफ को तो जो प्रॉपर्टी की अपने नाम पे डिक्लेयर कराने, जैसा भी ये प्रॉपर्टी मेरी है डिक्लेयर कर दिया जाए, तो प्लेंटिफ का तो यहाँ पे 50 लाख की कोर्ट फीस, मतलब 50 लाख की वैल्यू बताए तब भी उसको वही प्रॉपर्टी मिलनी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बताएगा तो भी उसको वही प्रॉपर्टी मिलनी है। लेकिन नुकसान किसका होगा? कोर्ट का होगा, सरकार का होगा। कोर्ट फीस का नुकसान सरकार को होगा, इसीलिए ये ग्राउंड होता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के लिए। बट ये हमारे सूट में वैलिड नहीं है। मैंने जानबूझ के ये कहानी ऐसी बनाई ताकि ये वाला अभी हम क्लैरिफिकेशन ना ले पाए, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, अभी मुद्दे की बात आपको इतनी डिटेल में समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक बात आपको समझाने के लिए पॉइंट लगाया है। तो अभी हमारा क्या है, परमानेंट इंजंक्शन। तो हमारा वैल्यू ऑफ द सूट से कोई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता। दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर इसकी फिक्स वैल्यू होती है परमानेंट इंजंक्शन के सूट में 13 रुपए और 200 रुपए, बस 13 रुपए की स्टैंप लगती है प्लेंट के ऊपर, याद रखना। और स्टैंप भी जैसे कि मान लेते हैं स्टैंप लगा रहे हैं ना, ये स्टैंप हो गई, तो यहाँ पे ना थोड़ा पेन चलाया जाता है ऐसे, ये भी बेसिक बात बता रहा हूँ हालांकि, ठीक है, ताकि आपको पता रहे, ऐसे पेन चलाया जाता है ताकि ये स्टैंप रीयूज ना हो सके, क्योंकि वो वहां से उतार के फिर रीयूज भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने 9th और 10th पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये हो गया टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का, और ये हो गया पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर ये पॉइंट आपने ऐड नहीं करे प्रॉपरली, जज साहब को क्लैरिफाई नहीं करा, सूट रिटर्न होगी प्लेंट, याद रखना, या तो रिजेक्ट होगी। आगे चलते हैं। अब ये 10, 11वां 12वां पॉइंट तो बस वही है जज साहब, ये हमारा सूट जो है, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी नहीं, से केवल आपके पास अप्रोच करने की रेमेडी बची थी, इसलिए जज साहब हम हाथ जोड़ के आपके पास आए हैं और आप हमारे फेवर में डिसीजन दे दीजिए। ठीक है, और द प्रेजेंट सूट इज, ये बोनाफाइड है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए मैंने फाइल करा है, तो बेसिक लाइन है। ठीक है जी, अब मुझे बताओ सभी लोगों को कहानी समझ में आ गई है? आई होप सभी लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब प्रेयर लगाते हैं। ठीक है, प्रेयर मतलब कि अब कहानी पढ़ने के बाद में एक्चुअल में ये प्रेयर भी लगाते हैं कि एक्चुअल में कोर्ट के सामने मांगने क्या आए हो, मुद्दे की बात वो 2 क्रक्स में बता दो। तुम्हारा पूरा कहानी हमने पढ़ ली, अब मांगने क्या है? जैसा हम मांगने आए कि हमारा परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दो, डिफेंडेंट जो है हमारे को घर से बाहर ना निकाल सके, हमें धमकी ना दे सके, ठीक है, और आज के बाद कभी हमारे साथ ऐसे हरकतें ना कर सके, गुंडों को हमारे घर पे ना ला सके, और डिफेंडेंट को उससे जुड़े सभी लोगों को परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए हमारे फेवर में। ठीक है जी, साथ में जो भी कॉस्ट लगेगी सूट की, जितनी भी हमारी मेरी जेब से प्लेंटिफ होने के नाते जो भी जैसा कॉस्ट लगी है, और तो वो आप डिफेंडेंट को बोलोगे कि वो पे करेगा। ठीक है, और जो भी जैसा आपको कोई ऑर्डर लगता है पास करने के लिए, आपको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, वो भी पास कर देना। ठीक है, चलिए, और ये आखिर में एक हम थोड़ा सा लाइन लिख देते हैं, एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, जैसा आप इतना अच्छा काम करोगे हमारे लिए, तो आपके लिए हम बहुत आभारी हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और मैं ऐसे ही आपके प्रे करूंगा कि आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहो, बस ऐसी थोड़ा सा ये लाइन लिखनी पड़ती है। फिर यहाँ पे डेली और कौन सी तारीख को आपने ये अपना प्रिपेयर करा, यहाँ डेट लिख दोगे, और यहाँ पे अपना वकील साहब का एक स्टैंप लग जाएगी, वकील साहब का सिग्नेचर लग जाएगा, उनका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उनका चैम्बर नंबर आ जाएगा, सारी बेसिक डिटेल ही आ जाएगी। अब हमारी प्लेंट बनके तैयार हो चुकी है। अब प्लेंट को क्या करा जाता है? वेरिफिकेशन करा जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा ऑर्डर, आई गेस एक बार चेकआउट भी कर लेना, ऑर्डर नंबर 6, ठीक है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 15, इसके अंदर लिखा होता है कि जब भी प्लेंट बनाई जाती है ना, तो वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन का मतलब कि जो, हालांकि वकील साहब ही तो बनाएंगे प्लेंट,
तो जो प्लेंट बनाई गई है वो प्लेंटिफ के नॉलेज में है, प्लेंटिफ के द्वारा एक एक पॉइंट्स पढ़े गए हैं, प्लेंटिफ को नॉलेज है कि प्लेंट के अंदर क्या बातें लिखी हैं क्या नहीं लिखी हैं, प्लेंटिफ को पूरे केस के बारे में पता है ना, जो वकील साहब ने बना के तैयार करा है। तो इसलिए ये बात वेरीफाई कराई जाती है किससे, प्लेंटिफ से। तो ये कहां लिखा है, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 15। एक बार आप ये वाला ऑर्डर भी चेकआउट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम वेरीफाई करेंगे कि मेरा नाम प्लेंटिफ है और ये मैंने 1 से लेकर 12 पॉइंट जो भी डाले हैं वो बिल्कुल मेरी नॉलेज में है, ट्रू नॉलेज में मुझे सब मैंने सारे पॉइंट रखे हैं। कौन सी तारीख को आपने ये वेरीफाई करा है प्लेंटिफ, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, खत्म, वेरिफिकेशन कर दिया। अब एफिडेविट लगाएंगे कि जो बातें मैंने प्लेंट के अंदर लिखी है वो सारी बातें सच्ची हैं वगैरह वगैरह। हालांकि जब ये एफिडेविट बनता है ये ओथ कमिश्नर के पास जाके बनता है, ठीक है। जो ओथ कमिश्नर होते हैं कोर्ट के अंदर, तो ओथ कमिश्नर के सामने एक तरह से कसम खाई जाती है कि हाँ जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। और जो व्यक्ति कसम खाता है उसको बोलते हैं डेपोनेंट। तो हमारे केस में कसम कौन खा रहा है, प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को हम क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ एफिडेविट डेपोनेंट। ये बात को याद रखिएगा, हालांकि आप लोगों को पता होगी, जिसको नहीं पता है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताते रहिएगा कि सर मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये वाली बातें नहीं पता थी, अब पता लगे, ताकि मुझे भी क्लैरिफिकेशन मिलता रहेगा फॉर फर्दर वीडियोस कि मुझे किन किन पॉइंट्स पे और बेसिक बातों पे थोड़ा और ध्यान देना है कि कुछ लोगों को क्या बातें नहीं पता है, मेरे को भी पता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो वही ऊपर लिखेंगे हम इन द कोर्ट ऑफ दिस सीनियर डिवीजन, जज साहब का नाम, उनका डिस्ट्रिक्ट, फिर 30,000 कोर्ट। हालांकि यहाँ पे भी लिख सकते हो 30,000 कोर्ट, ये दिल्ली को काट के ना ऐसे लिख देना, दिल्ली को काट के यहाँ पे मान लेते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो हमने लिख दिया, फिर हम जज साहब का नाम लिख देने श्री, ठीक है। फिर जज साहब का नाम आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर दिल्ली आ जाएगा, खत्म, ऐसे लिखना, ठीक है। 30,000 के बाद में ही लिखना। आगे चलते हैं, फिर सूट नंबर तो हमें जब मिलेगा फाइलिंग के बाद, फिर प्लेंटिफ का नाम वर्सेस डिफेंडेंट का नाम, एफिडेविट कि मेरा नाम प्लेंटिफ है, फादर नाम, और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, और जो प्लेंटिफ मैं ये कंपनी करता हूँ कि हाँ मैं सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करने वाला हूँ, और सारे फैक्ट्स मेरे से बातचीत करने के बाद, सर्कमस्टांसेस के बाद ही लिखे गए हैं, बनाए गए हैं वगैरह वगैरह। और जो कंटेंट है प्लेंट के अंदर 1 से 12 के अंदर, वो पूरी की मेरी इंस्ट्रक्शन में मेरी ट्रू करेक्ट नॉलेज के अंदर ही ड्राफ्ट करे गए हैं वगैरह। और मैं इसके साथ में एनेक्सर भी फाइल करने वाला हूँ एक एक चीज के बारे में, और डिपेंडेंट यानी कि प्लेंटिफ का सिग्नेचर आ गया, जो कसम खाता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। अब इसका भी वेरिफिकेशन होगा कि वेरीफाइड करा है वगैरह वगैरह, डिपेंडेंट, और यहाँ पे नोटरी की स्टैंप लग जाएगी, ठीक है। याद रखना, ओथ कमिश्नर की नोटरी की स्टैंप लग जाएगी। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद अगला कदम हमें वकालतनामा लगाना है, ये वकील साहब बनाएंगे, ठीक है। वही अपना कोर्ट का नाम 30,000 कोर्ट, उसके बाद जज साहब का नाम डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। चलो, फिर प्लेंटिफ का नाम और डिफेंडेंट का नाम, वकालतनामा। हालांकि वकालतनामा थोड़ा बीच में होना चाहिए, मेरे से यहाँ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेंटिफ का नाम लिखेंगे कि ये जो प्लेंटिफ है, ठीक है, अब केस के अंदर इसने अपॉइंट करा है, अपना नाम लिख देना, एडवोकेट जो भी होंगे, ठीक है, चैम्बर नंबर उनका, और कोर्ट कौन से कोर्ट के अंदर है वगैरह, अगर 30,000 के अंदर चैम्बर है या कोई ऑफिस है, वो सब डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। और ये हमारे पास आया था और इसके बेसिस पे हमने सूट फाइल के रिगार्डिंग इसने हमारे को अपना एज एन एडवोकेट अपॉइंट करा है। चलो जी, ये सब आई फर्दर ऑथराइज एज एन एडवोकेट, मैं क्लाइंट ने हमारे को जो है प्लेंटिफ ने हमें ऑथराइज करा एज एन एडवोकेट टू कंटेस्ट हिज केस, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई है। फिर एक्सेप्टेड एंड साइंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, वकील साहब का अपना पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है, नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, हालांकि स्टैंप भी लगा दोगे, ये सब रब करके बस यहाँ पे एडवोकेट यहाँ पे स्टैंप लगा दोगे, दैट्स इट, उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि स्टैंप पे ही सारी बातें लिखी होती है, आपका वकालतनामा भी बन गया है। फिर अब हम क्या फाइल कर रहे हैं भैया, एप्लीकेशन होगी जो हमारी टेम्परेरी इंजंक्शन की। हालांकि सूट जो है हमारा, अगर देखो आपको एप्लीकेशन टेम्परेरी इंजंक्शन की नहीं लगानी है, आप नहीं भी लगा सकते, बट काम बेहतर यही होता है कि साथ में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने की एप्लीकेशन भी लगाई जाए, हमेशा लगाई जाती है, याद रखना, ठीक है। तो ये वही आ गया जो मैंने आपको इतनी देर से सिखा रहा हूँ। प्लेंटिफ आ गया, उसका फादर नेम, एड्रेस वर्सेस डिफेंडेंट की डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि जैसा आप जो आप सूट में डिसीजन लोगे वो तो बहुत टाइम बाद आएगा फैसला परमानेंट इंजंक्शन का। इन द मीन टाइम आप टेम्परेरी इंजंक्शन तो दे दो कि जब तक सूट के डिसीजन का फैसला नहीं होता है तब तक के लिए तो हमारे को टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाए, और ये अधिकार कानून ने हमें दिया हुआ है। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, बात खत्म, ठीक है। वही सारी हम बातें बताएंगे, हालांकि मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं साइड हो जाता हूं। सबसे पहले कि मैं प्लेंटिफ हूं, मैं सूट फाइल कर दिया है परमानेंट इंजंक्शन का कि डिफेंडेंट जो है मेरे को डिस्पोजेस कर रहा है वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी का बियरिंग नंबर, पूरा एड्रेस प्रॉपर्टी का, और जो प्लेंटिफ और लॉफुल पोजीशन है, ठीक है, डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है, और उसने मसल मैन का इस्तेमाल करके मेरे को जो है घर से बाहर निकालने की कोशिश करी है, मेरे लॉफुल पोजीशन को, पीसफुल पोजीशन को डिस्टर्ब करने का पूरा इसने कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। और 10 अक्टूबर जैसे हमने कहा था कि वो आया था अपने कुछ लोगों को लेके, और हालांकि मेरे पड़ोसी ने मुझे बचा लिया था कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं होने दिया था, लेकिन डिफेंडेंट ने मुझे धमकी दी है
कि मैं दोबारा आऊंगा वगैरह वगैरह। तो जैसा दैट द प्लेंटिफ हैज अ प्राइमा फेसाई केस, जैसा मैं प्लेंटिफ और मेरे पे अपना प्राइमा फेसाई केस है मेरे फेवर में, ठीक है। और अगर आपने मेरे को ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे थोड़ा मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप जैसा आपने मेरे को मेरे फेवर में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करा तो मेरे को क्या होगा, इररिपेरेबल लॉस होगा और इंजरी होगी, और ऐसा लॉस होगा जो कभी कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, कोई भी कानून नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा तो वो ऐसा मतलब उसका रिलीफ पैसों से या किसी और चीज से मेरे को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप टेम्परेरी इंजंक्शन मेरे फेवर में मुझे ग्रांट कर दीजिए, ठीक है। और जैसा आपके पास इनहेरेंट पावर है ऐसी एप्लीकेशन पास करने के लिए, अप्रूव करने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। 151 सीपीसी, ऑर्डर 39 वगैरह वगैरह। चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सेक्शन लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो क्योंकि ये हमारी प्लेंट नहीं है। केवल और केवल याद रखिएगा, प्लेंट के अंदर हम सेक्शन कानून की बातें नहीं करते। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो वहां आप लोग टू द पॉइंट बात कर सकते हो, याद रखना ये बात को, ठीक है। क्योंकि ये प्लेंट नहीं है हमारी, ये हमारी एप्लीकेशन है। प्लेंट तो ऊपर वाली थी जो हमने बना चुके हैं, वहां कहीं भी मैंने सेक्शन कानून की बात जिक्र नहीं करा, केवल फैक्ट्स, और वो भी ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में बात करी थी। अब प्रेयर की बात करते हैं। प्रेयर क्या मांगने हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसा टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दीजिए, एड इंटरिम इंजंक्शन बोल लो या टेम्परेरी इंजंक्शन बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है। और ये पूरा हो गया, और जो भी इसके अलावा आपको ऑर्डर पास करने हैं वगैरह, और ये वही लाइन है जो हमने ऊपर भी लिखी थी कि आप अगर आपके द्वारा जो ये ऑर्डर पास करा जाएगा, ये एक्ट करा जाएगा काइंडनेस का, इसके लिए बहुत बड़े आप आभारी हैं वगैरह वगैरह। और प्लेस, डेट, और यहाँ पे अपना वकील साहब का पूरी स्टैंप लग जाएगी, खत्म बात। अब वेरिफिकेशन करेंगे कि जो ऊपर की बातें लिखी हैं वो ट्रू नॉलेज है, वेरिफिकेशन यहाँ पे लग जाएगा। चलिए उसके बाद अब लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्लेंटिफ के द्वारा, हालांकि इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे मिलाना था। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं एनेक्सर्स के फॉर्म में, याद रखना, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट साइट प्लान। साइट प्लान मैं बताऊंगा, अभी आपको छोटा सा मैंने इसे बना के रखा हुआ है। साइट प्लान का मतलब क्या होता है, अरे सीधी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ है, वो तो आप बोल रहे हो कि एड्रेस है, उसके वेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टी टच होती है, ईस्ट में कौन सी, साउथ में कौन सी, नॉर्थ से कौन सी टच होती है, कौन सी बाउंड्री टच होती है, वो सारी बातें आपको ब्रीफली, कि मान लेते हैं मेरे वेस्ट में कौन रहते हैं जी, प्रधान साहब रहते हैं, ठीक है। ईस्ट में अनिल जी रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ में शंभू जी रहते हैं, तो उनका नाम बताओगे आप, ठीक है। ये सारी बातें एक साइट प्लान आपको मिल जाता है, बन जाता है आराम से, ठीक है। ये एनेक्सर 1 ओरिजिनल फाइल करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़े रिमार्क भी मेंशन कर दिए ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। ये ओरिजिनल फाइल करना है हमें। अब ओनरशिप के, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फोटो कॉपी लगाओगे भाई, ओरिजिनल का प्रॉपर्टी के कागज थोड़ी ना जमा कराओगे, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट मंगाई ऑर्डर नंबर 13 के अंतर्गत कोर्ट ऑर्डर करता है भाई लेके आओ ओरिजिनल, वो तब लाई जाते हैं, एट बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पे, याद रखना, ठीक है। तो ओनरशिप के कागज हम ला सकते हैं या टाइटल के डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, सेल डीड हो गया, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, या कोई इनहेरेंट का या कोई पोजीशन लेटर, वो कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे, इसमें एनेक्सर भी मार्क करेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल जो तुम ऊपर कह रहे हो कि भाई हाँ तुम अपने नाम से बिल पे करते हो, तो उसकी रिसीट दिखाओ, ठीक है। तो वो ये प्रूफ ऑफ पोजीशन होगा आपका, ठीक है। तो ये आप ओरिजिनल लगा देना, ये तो ऑब्वियस बात है। एनेक्सर सी हो गया। अब प्रॉपर्टी टैक्स आपने कह रहे हो ना, हाउस टैक्स आप पे करते हो, उसकी रसीद, ठीक है, वो आप लगा देना, इससे भी आपका पोजीशन प्रूव होता है कि हाँ आप ही ओनर हो प्रॉपर्टी के। ये एनेक्सर हमारा डी हो जाएगा। फिर इसके बाद फोटोग्राफ्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियस बात है, तो ओरिजिनल आप फोटो लगाओगे, ठीक है, फोटो लगाई जाती है, याद रखना, ठीक है। पूरी फोटो खींच के कि यही वाली प्रॉपर्टी है, और जो नॉर्थ में आप जिसकी बात कर रहे हो वो भी बाउंड्री टच होती हुई दिखाई देनी चाहिए, और वो थोड़ी मार्क भी कर देना, वो हालांकि बाद में मार्क कर जाती है। और हमेशा याद रखना जो एनेक्सर भी मार्क करते हैं रेड पेन से करते हैं, हालांकि आगे की फर्दर स्टेज पे आपको मैं सिखाऊंगा कभी जब आपको समझ में आ जाएगा। और पुलिस कंप्लेंट जो मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा केस आपके फेवर में बनता है, आपकी बातों पे थोड़ी जो बातें लिख रहे हो कि हाँ डिफेंडेंट आया था, गुंडे लेके आया था वगैरह, वो थोड़ी सी सच साबित होती हुई दिखाई देती हैं। अगर पुलिस कंप्लेंट भी आपने कोई फाइल करी हो वो भी लगा दो कि देखो जैसा मैंने एफआईआर करवाई थी या पुलिस को कंप्लेंट दी थी वगैरह वगैरह, कुछ प्रूफ फिर साथ में कि हाँ जो मैं प्लेंटिफ उसका आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड। चलिए ये हो गया हमारा आखिर में। फिर इसको भी हम यहाँ पे अपना वकील साहब का अपना सिग्नेचर स्टैंप वगैरह लग जाएगा और यहाँ पे डेट लगा देंगे। और ये लाइन से लगाने हैं सारे डॉक्यूमेंट, ये आखिर काम है आपका, ये सारे लाइन से लगेंगे नेक्सस, फिर एक फाइल बन जाएगी बस। ये साइट प्लान मैंने इसे छोटा सा बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन हो गया कि बेरिंग नंबर क्या है, कितने स्क्वायर यार्ड की है, कितने गज की है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब लिख दिया। बाउंड्रीज, नॉर्थ में कौन सी प्रॉपर्टी किसके बंदे से टच होती है, साउथ रोड है, मान लेते हैं फ्रंट साइड मेन रोड पे है, बाकी के जो लेफ्ट एंड वेस्ट और ईस्ट वाला जो आपकी बाउंड्री है, किसी ने बराबर में तो कोई तो रहता होगा भाई, जो तुम पड़ोसी की बात कर रहे हो, तो वो किसकी बाउंड्री टच होती है, पीछे से किसकी बाउंड्री टच होती है आपके, वो सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक स्केच मैप भी होता है, लेआउट बाउंड्रीज जो वॉल टच हो रही है ना, इसको बोलते हैं पूरा साइट प्लान, ये बन जाता है, ठीक है, कहीं से भी बन जाता है।
चलो फिर ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, फाइल तैयार हो गई है बनके। अब इतनी मोटी फाइल बन जाएगी, बस ये फाइलिंग काउंटर में आपको पहले तो ऑनलाइन भी फाइल कर देना, ठीक है, ये होते हैं ई फाइल कर देना, फिर उसके बाद फिजिकल कॉपी जमा कर देना, हो गया, ठीक है। फिर बाद में जो आपका हियरिंग आ जाएगी, पहली हियरिंग की डेट आ जाएगी, बस फिर जैसा आप नोटिस जारी कर देंगे डिफेंडेंट को। अगर आपकी पूरी फाइल में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तो फिर नोटिस जारी हो जाएगा, नोटिस इन द सेंस समन जारी हो जाएगा, याद रखने का। तो समझ में आ गया। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, पूरी ड्राफ्टिंग की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई गई है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी बातें, जो पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं आपको ये चीजें बताने वाला है, याद रखिएगा। तो इस चैनल के माध्यम से स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, ये नाम याद रखना। और अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना। आपका कोई सजेशन हो या कोई आपको अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कोई बात हो तो वो आगे फर्दर वीडियोस के नॉलेज के लिए मेरे को क्लैरिफाई रहेंगे, और जो जो चीजें मैंने पूछी हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक रिक्वेस्ट है, लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। और 22 अक्टूबर 2025 तक हमने अपना डिस्काउंट लगाया हुआ है, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जहां पे आपको सारे के सारे बैचेस देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट बैच है, टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का कंप्लीट बैच है, पूरा फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और इसके अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, AIB 20 का लाइव बैच चल रहा है, एंड भारतीय न्याय संहिता का लाइव बैच चल रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बहुत ज्यादा डीप बैच है, इसमें एक एक चीज आपको प्रोवाइड कराई गई है विद लेटेस्ट केस लॉज, एक एक सेक्शन पे बहुत बारीकी से आपको पढ़ाया गया है। तो अगर कोई भी बैच आपको चाहिए तो सारे के सारे बैचेस पे 61% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जो लोग अपना इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स आपको सारे के सारे अवेलेबल हैं। वेबसाइट का लिंक चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल का एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, आईफोन मोबाइल का लिंक चाहिए, सारे के सारे आपको अवेलेबल हैं। और आखिर में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।